Hello students, today beta we are going to start the revision portion of the second chapter. Means कि जो आपके periodic test start होने वाले हैं हम उसका रिवीजन करेंगे. जो जो कंसेप्ट उसमें आ रहे हैं, मैंने आपको सिलेबस में एक चैप्टर बताया है, वो बताया फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन. दिस इज द सेकेंड चैप्टर और इस चैप्टर में से आपके क्वेश्चंस आएंगे और जो आपकी पीरियोडिक टेस्ट का पैटर्न होगा दैट इज कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव टाइप. मींस एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे एंड इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको कितना सीरियस लेते हो. क्योंकि बेटा आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि हम कहीं से भी चीटिंग करके उस टेस्ट को कर देंगे कि हमें कोई टीचर्स देख नहीं रहे, तो इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, ये आप लोगों का फॉल्ट है. मींस कि अगर कोई देख रहा है हमें या नहीं देख रहा, इट डजेंट मैटर, बट हम खुद अपने आप को हमेशा देखते हैं. क्या आप कभी अपने आप से झूठ बोल पाओगे? भाई हम दूसरों से झूठ बोल देते नहीं सर हमने बिल्कुल अच्छे से किया है, हमने कोई चीटिंग नहीं की है, हमारे सारे असाइनमेंट कंप्लीट है, आप कभी भी चेक कर लो. और जब चेक करने का टाइम आता है तब क्या कहते हैं आप लोग कि सर हम तो घर से बाहर हैं, यहाँ हमारे नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, हम मामा के आए हुए हैं, हम इधर उधर है ना. ये आप लोगों के पॉइंट्स होते हैं. बट कभी आप सोचना बेटा कि आप लोग अगर हमसे झूठ बोल रहे हैं, क्या ये झूठ आप अपने आप से ही बोल रहे हैं? क्योंकि जब भी हम किसी से कोई झूठ बोलते हैं तो अंदर से हमें एक फील होता है कि यार झूठ तो मैं बोल रहा हूं, मुझे पता है मैं झूठ बोल रहा हूं, होता है ना. सो कभी भी झूठ मत बोलो, जो है उसको आप सबके सामने रखें फ्रेंड्स. क्योंकि जब हम झूठ बोलते हैं तो एक झूठ को छुपाने के लिए हमें 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं. फिर क्या होता है, हम एक ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं, सारा का सारा जाल बनता चला जाता है झूठ का, और फिर उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है. एक के अलावा एक चीज है जो बाहर निकाल सकती है, क्या है? वो है सच. अगर आपने सच बोला तो तुरंत सब कुछ खत्म, आप लोग बाहर आ गए. तो क्यों ना हम पहले ही सच बोल दे कि हमें उस ट्रैप के अंदर फंसने की जरूरत ही ना पड़े. क्लियर? तो जो भी आपके ये पीरियोडिक टेस्ट हो रहे हैं इसको ऑनेस्टली के साथ देना बेटा, कि आप लोग अपने आप को जज कर सको कि हाँ हमें कितना पोर्शन आया है, कितना पोर्शन हमने समझा है. क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि 8th क्लास के बाद जब बच्चे हम 9th क्लास के अंदर कदम रखते हैं तो हमारे सामने स्ट्रीम्स खुल जाती हैं. वही 8th क्लास में आप लोगों के पास सिर्फ एक ही बुक होती है साइंस की. 9th में आते के साथ ही एक बार तो माइंड स्ट्राइक करता है, यार 3 बुक आ गई, फिजिक्स भी आ गई, केमिस्ट्री भी आ गई, बायो भी आ गई, अब किसको पढ़े हम अपने माइंड के अंदर ही साइकोलॉजी बना रहे हैं कि यार कितना हार्ड हो गया. जबकि ऐसा कुछ नहीं है. बुक्स को बुक्स के अकॉर्डिंग पढ़ो, टॉपिक को टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ो. तीनों सब्जेक्ट अलग अलग है और वही टॉपिक अगर आप एनसीईआरटी की बुक को उठाते हो उसमें सारे कंबाइन है. क्यों? उसमें इतनी ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है. एनसीईआरटी जो बुक है वो क्या सोचते हैं कि भाई बच्चे स्टार्टिंग से बहुत अच्छे से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो उनको इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. जबकि जो प्राइवेट पब्लिशर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन देके टॉपिक को समझाते हैं ताकि बच्चे का माइंड सेट हो सके, उस टॉपिक को समझने में कुछ इंटरेस्ट क्रिएट हो सके बच्चे का. ठीक है जी. तो हम इसकी रिवीजन स्टार्ट करते हैं. आपको पहला जो हमारा चैप्टर आ रहा है इसके अंदर दैट इज फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन. फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन. तो ऑब्वियसली बात है हमारा चैप्टर स्टार्ट किससे हो रहा है बच्चे? फोर्स. पहले हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए. और जो आपके एमसीक्यूज क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इन बिटवीन आएंगे बेटा, टॉपिक के बीच में से फाइंड आउट किए जाएंगे, वो आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे. ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आपसे कोई भी एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा. सो बी प्रिपेयर. इसकी अच्छे से तैयारी करनी है आपको. जो भी आपके लिए भी अब कंप्लीट रिवीजन चलेगा. मैं आगे पोर्शन नहीं पढ़ा रहा क्योंकि आपके 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके साइंस में. मोशन, फोर्सेज एंड लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, फ्लोटेशन. अब इन चारों चैप्टर को ही पहले हमें बहुत अच्छे से समझना है. रह कितने गए? हमारे सिर्फ 2 चैप्टर रह गए और हमारे पास टाइम कितना है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी. 6 months we have and chapter only 2 chapters are remaining. तो क्यों ना हम इन 4 चैप्टर जो हमने किए इसको अच्छे से रिवाइज करें. अगर हम बच्चे 15 दिन एक चैप्टर को देते हैं तो हमारे चैप्टर बिल्कुल फिल्टर हो जाएंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा हमें
कि क्या टॉपिक है, क्या न्यूमेरिकल पोर्शन है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आप लोगों को सबसे बड़ा बर्डन लगता है। बट अगर जिस बच्चे ने कंसेप्ट को समझा है, फॉर्मूला अच्छा से समझा है, तो उसके लिए न्यूमेरिकल का ही प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, न्यूमेरिकल इजीली सोल्व होते चले जाते हैं उसके लिए। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसका टॉपिक आता है हमारे पास फोर्स, कि फोर्स क्या होता है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम जाए, पुश और पुल, अगर आप किसी चीज को धक्का दे रहे हैं या किसी चीज को खींच रहे हैं, क्या अप्लाई कर रहे हो बेटा? फोर्स अप्लाई कर रहे हो। तो फोर्स इट इज एन इन्फ्लुएंस विच चेंज एंड ट्राई टू चेंज द शेप, साइज, पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। भाई आप अगर किसी हैवी ऑब्जेक्ट को उठाने की कोशिश कर रहे हो, उठ नहीं रहा, मीन्स यू आर ट्राई टू लिफ्ट, आप उसको उठाने की कोशिश कर रहे हो, आप फोर्स लगा रहे हो बट उठ नहीं रहा। और कुछ ऐसे होते हैं जैसे आपने सिंपल सा फोर्स लगाया, उठ के आपने उसको मार दिया उठा के। तो इसलिए मैंने बोला विच चेंज और ट्राई टू चेंज, जो या तो चेंज कर दे किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या उसको चेंज करने की कोशिश करता है, उसको बोलते हैं हम फोर्स। मीन्स फोर्स की अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन होती है फोर्स के अंदर। समझ में आ रहा है? यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। एंड अगर इसकी न्यूटन की अगर हम डेफिनेशन दें तो वो पहले मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा बाद में, क्योंकि फोर्स का कंप्लीट की डेरिवेशन जो है, कहां से फोर्स आया है, वो न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर है। अभी हम सिर्फ सिंपली फोर्स पढ़ रहे हैं। इसी के अंदर पॉइंट आता है हमारा पहला, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। देखो इसको अपनी जनरल लाइफ से बिलोंग करो कि कहां कहां पर हम फोर्स लगा रहे हैं। सुबह जब आप उठते हो, गेट ओपन कर रहे हो तो क्या लगा रहे हो? फोर्स ही तो लगा रहे हो। नहाने से पहले बकेट उठा रहे हो, क्या लगा रहे हो? फोर्स लगा रहे हैं उसमें। साइकिलिंग कर रहे हो, पेडलिंग कर रहे हो, उसके अंदर क्या कर रहे हो जी? फोर्स लगा रहे हैं उसमें। हर चीज के अंदर फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, किसी जगह पर ज्यादा, किसी जगह पर कम। तो इसी का पार्ट निकल के आता है कि फोर्स होते कितने टाइप्स के हैं। तो आपको याद रखना है फोर्सेस मेनली क्या होते हैं जी? दो टाइप के होते हैं। एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। पहला क्या होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसमें फोर्स लगाने के लिए हम किसी चीज को फिजिकली टच कर रहे हैं। When we physically touch an object to apply the force, that is the case of contact force. जैसे अगर मैं इस बोर्ड पर फोर्स लगा रहा हूं तो मैं इसको फिजिकली टच कर रहा हूं, कॉन्टैक्ट के अंदर आ रहे हैं हम इसके, दिस इज द कॉन्टैक्ट फोर्स। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स मतलब जो हम मसल्स के थ्रू अप्लाई करते हैं किसी भी चीज को उठाने में, पुश करने में, पुल करने में, वो सारे मस्कुलर फोर्स होते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा होता है? जो अपोजिट डायरेक्शन से लगता है। आपने 8th क्लास के अंदर पढ़ा भी चैप्टर फोर्सेस एंड प्रेशर, तो उसमें टाइप्स ऑफ फोर्स भी थे। मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं थोड़ा सा ये, कि जो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन से लगता है, द फोर्स विच इज ऑलवेज अप्लाइड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स। ऑल्सो द टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। कि अगर आप किसी भी बॉल को किक मार रहे हैं और कुछ टाइम बाद आपने ऑब्जर्व किया कि भाई बॉल तो रुक गई, क्यों रुक गई जी? किसी ने फोर्स अप्लाई किया? नहीं, पर्टिकुलर पर्सन ने तो फोर्स अप्लाई नहीं किया, बट एक फोर्स अप्लाई हो रहा है यहाँ पर बॉल में और ग्राउंड सरफेस में, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं और जो ग्राउंड सरफेस है वो बॉल के अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हैं। दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स। आप साइकिलिंग कर रहे हैं जब आप पैडल मारना बंद कर देते हैं, कुछ टाइम तक तो साइकिल चल रही है, उसके बाद साइकिल की स्पीड स्लो आती चली जाएगी। क्यों जी? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लग रहे हैं। एयर का फ्रिक्शन भी लग रहा है, एयर भी फोर्स अप्लाई कर रही है, सरफेस भी फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं जी? कॉन्टैक्ट फोर्स। और सेकंड, इसके जस्ट अपोजिट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसमें किसी फिजिकल टच की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर आप इस मार्कर को ऊपर से फेंकते तो कहां जाएगा? अर्थ सरफेस पे जा रही है। क्यों? क्योंकि इट अट्रैक्टेड, अर्थ जो है वो इसको अट्रैक्ट कर रही है। अट्रैक्ट करने के लिए क्या लगा रही है जी? फोर्स लगा रही है। दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, आपके पास एक मैग्नेट है, आपके पास दूसरा कोई आयरन नेल है, जैसे आप उसको दूर से भी उसके पास लेकर जाते हो तो तुरंत आयरन नेल उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, अगर लाइट वेट में है तो एक दूसरे को टच तो नहीं किया उन्होंने पहले, विदाउट टचिंग एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे हैं जी?
फोर्स उसको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स। तीसरा आता है बच्चे इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कि अगर आप जो ड्राई हेयर है उस पर कॉम्ब करते हैं, फिर कॉम्ब करने के बाद जैसे आप उसके पास कॉम्ब लेकर जाते हो तो हेयर अट्रैक्ट होता है कॉम्ब की तरफ, या आपने सर पे आपके पास कोई प्लास्टिक है इसके लिए आपने उसको रब किया और छोटे छोटे पेपर के पीस कर लिए, जैसे उसको लेकर जाते हो और पेपर के पीस उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आप सोचते हो जादू है ना। दिस इज नॉट अ मैजिक, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स in which a charged object apply the force to an uncharged object in case of non contact force। क्लियर हुआ? तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मैंने आपको कौन कौन से बताए हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। इसके बाद आता है कंसेप्ट इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। भाई फोर्स के इफेक्ट क्या क्या है, हमें कैसे पता चलता है कि कोई फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसके लिए हम पहला केस क्या लेते हैं, फर्स्ट फाइंड फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। सेकंड पॉइंट फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। थर्ड पॉइंट force can stop a moving object। अब पहले बात करते हैं इसके अंदर फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। भाई आपके पास एक फुटबॉल है जो रेस्ट पोजीशन में रखी हुई है, आपने पैर से किक मारी, किक मारने के लिए मतलब आपने क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया, ऑब्वियसली बात है भाई, पुश कर रहे हैं हम उसको। और जैसे आपने उसको पुश किया, किक मारी, किक मारते के साथ ही वो बॉल किस में आ गई, मोशन के अंदर, जो पहले किस में थी, रेस्ट में। मींस फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी मतलब रेस्ट, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है तो फोर्स अप्लाई करके हम उसको मोशन के अंदर ला सकते हैं। अब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला रहे हैं तो बच्चे हम उस किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक भी तो सकते हैं। सामने से अगर कोई फुटबॉल आ रही है, किसी ने किक मारी है, आपने जैसे ही पैर लगाया मतलब आपने फोर्स लगाया उस पर और वो क्या हो गई, रुक गई। आपका फ्रेंड साइकिल लेके आ रहा है स्पीड से, आप सामने खड़े हैं, आप जैसे ही उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं अपोजिट डायरेक्शन से, साइकिल क्या हो गई, रुक गई, क्योंकि आपने क्या अप्लाई किया, फोर्स, जिससे एक मूविंग ऑब्जेक्ट किस में आ गया, रेस्ट में। ये गलती जो साइकिल वाली गलती है बाइक या गाड़ी के आगे मत करना। कहीं सोचो कि हम शक्तिशाली है जी, शक्तिमान है, हमने लगा दिया फोर्स रुक जाएगी। नो, इतना फोर्स नहीं है हमारे पास कि हम गाड़ी को, बाइक को फेस कर सके। साइकिल भी अगर कोई कम स्पीड मारी तो ही हम उस पर लगा सकते हैं। क्लियर? तो फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। थर्ड मैंने बताया इसमें फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। कि सपोज करो अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं, भाई बॉलर ने बॉल करवाई, हमारी डायरेक्शन में करवा रहे हैं, आपने किक मार मतलब बॉल बैट से उसको हिट किया, तो बॉल हमारे पास इस डायरेक्शन से आई, जब हिट किया जब उस डायरेक्शन में गई, हमने क्या किया, यहाँ डायरेक्शन चेंज कर दी। कैसे? हमने बैट से फोर्स लगाया जिसमें, जैसे ही हमने बैट से फोर्स लगाया, फोर्स लगाते के साथ ही बॉल की डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। अगर आप साइड में भी कट कर रहे हो तो कट करने से भी क्या होता है, बॉल इधर से आ रही है, आपने इधर से कट किया, ऐसे कट किया, बॉल इधर गई, क्या चेंज हुई, डायरेक्शन। पहले सीधी जा रही थी, अब यहां चेंज हो गई डायरेक्शन। तो इसको ये भी बोल सकता है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। एक मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है फोर्स। इसके बाद फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपके पास कोई रबड़ बैंड है या आपके पास कोई स्प्रिंग है, आपने स्प्रिंग को पुल किया, जैसे पुल किया मतलब आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं उसको, स्ट्रेच करते के साथ ही शेप चेंज, शेप क्या होगी उसकी, चेंज हो गई। आपके पास कोई क्ले है, क्ले आप फोर्स लगा रहे हो, क्ले का साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। शेप भी चेंज कर सकता है, साइज भी चेंज कर सकता है। सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स विच वी ऑब्जर्व इन अवर डे टू डे लाइफ। इसके जो असाइनमेंट्स है वो आपके पास ऑलरेडी पहले से ही है, अवेलेबल है, कि जिसमें से आप इनकी कंप्लीट क्या कर सकते हैं, इनकी रिवीजन कर सकते हैं जो भी आपको असाइनमेंट करवाए गए हैं। क्लियर हुआ बच्चे?
तो आज की क्लास में हम इसका इतना ही टॉपिक रिवीजन करेंगे आज, और जो नेक्स्ट क्लास है इसमें हम इसके आगे के टॉपिक्स उठाएंगे मेन पॉइंट्स के। तो जो भी आपको पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं आज, इसको अच्छे से रिवाइज करना है ताकि आपको पीरियोडिक टेस्ट के अंदर ऑनेस्टी के साथ, ये नहीं चीटिंग करके, ऑनेस्टी के साथ अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सके। क्लियर? सो थैंक यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ।